यूपी टेट का फाइनल रिवीजन होने वाला है और सीडीपी वहां पर बहुत दिक्कत है। क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, हम इनको बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ये सोचेगा कि हर क्वेश्चन का एनालाइज आपको उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर देगा। मैं आपको मोस्टली जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर उन ऑप्शनों से भी क्या क्या होंगे, ये सारा हम विवरण देखेंगे। जैसे कि हमने पूरी तरीके से आपको देख रहे हैं कि ऑप्शन और फिर ऑप्शन के बाद उन ऑप्शनों की भी क्या डिटेल्स है, ये हम चेक करेंगे, जिससे कि हमारे एक सीडीपी का पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यानी कौन सी जो कक्षाएं हैं आपकी जो होती हैं, तो उसमें खेल विधि आधारित किस पर है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? हम इसके आंसर पर ही नहीं रुकेंगे, हम इनके ऑप्शन का भी एनालाइज करेंगे, जो हमारे पूरी तरीके से विद्वानों सीडीपी हम बेहतरीन तरीके से पार कर सकें। तो हम देख रहे हैं, तो यहां हमारा ऑप्शन होगा सी, यानी जो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, यानी बच्चे का विकास के साथ साथ उसके मन का भी जो है वृद्धि होती है, यानी आपके जो वृद्धि इसकी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से होती है। तो सही ऑप्शन होगा सी। लेकिन यहां जो ये ए और जो बी है या डी है, तो क्या ये ऑप्शन है या इसके जो आगे की जो व्याख्या है वो क्या है, तो इसको हम देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, उनसे टच पॉइंट में ही क्या करता है, न्यू क्वेश्चन बना देता। तो क्यों है ऐसा कि निम्न प्राथमिक स्तर पर बालकों की शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि विकास पर भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि है, क्योंकि खेल विधि से वृद्धि के विकास मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये हमारे लिए मोस्ट फैक्ट हो जाते हैं। अब यहीं पर हम देखते हैं, जो हमारा ए ऑप्शन था कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो आपको बताएं ये केवल एक मानसिक गामक कौशल है और शारीरिक व्यायाम तक सीमित रहता है। खेल विधि का मुख्य जो आपका जो फोकस होता है या उद्देश्य होता है, वो शारीरिक कसरत नहीं बल्कि स्वाभाविक मानसिक आनंद और सहज अधिगम होता है। तो ये हमारा एक रूप होता है। वहीं बी ऑप्शन जो था कि शिक्षण की विधियों पर सिद्धांत होता है, तो आपको बताएं यह उपगम केवल पढ़ाने के लिए और तौर तरीके जैसे व्याख्या या प्रदर्शन करना, इसकी रूपरेखा तय करता है। जो आपका बी ऑप्शन है हमारा कि आपका जो है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, तो ये केवल क्या करता है कि पढ़ाने और उनकी व्याख्या करने के लिए प्रदर्शन करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो खेल किसी कृत्रिम तरीके पर नहीं बल्कि बालक की जन्मजात प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये आपके बी की व्याख्या थी। ऑप्शन जो डी था, तो डी किस पर उद्देश्य है? शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। सामाजिक सिद्धांत पर मुख्य रूप से समाजीकरण और नागरिकता के गुणों पर बल देते हैं। खेल विधि सामाजिक विकास और जरूरत तय करती है, लेकिन इसका मुख्य वैज्ञानिक आधार बाल मनोविज्ञान के तहत वृद्धि और विकास की आवश्यकता ही होता है। वहीं पर हमने यहाँ पर मुख्य फैक्ट भी रखे हैं आपके लिए कि मुख्य फैक्ट में देखें, आधुनिक शिक्षा के शिक्षण खेल विधि जो आपका प्ले वे मेथड की व्यावहारिक रूप से प्रचलित करने और वास्तविक सिरे हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है। याद रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन है इसका सिरे किसको जाता है? हेनरी कोलबेड कुक को जाता है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे, याद रखिएगा उनकी पुस्तक है प्ले वे को इसमें प्राथमिकता किया था। किसने? आपके हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। तो ये पहला ऑप्शन था, क्वेश्चन था। इसमें हमने देखा कि उसके ऑप्शन के साथ साथ हमने उन चारों ऑप्शनों की व्याख्या को समझा, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम में उसी के टच में अगले क्वेश्चन रखता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डिसलेक्सिया सामान्य संबंधित किससे होता है? तो हम जानते हैं डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया हो जाता है, तो ये किन से रिलेटिव हो जाते हैं? तो ऑप्शन की हम व्याख्या के साथ साथ पूरे रिजल्ट देखते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या मानसिक विकार से है, गणितीय विकार से है, पठन विकार से है या व्यवहारिक विकार से है? तो ऑप्शन होगा ये जो है हमारे पठन विकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी। लेकिन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें क्या होता है, बालकों को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होना है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। यानी यहां पर एक पॉइंट और निकल आया, अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है तो एक टीचर को यह चाहिए उसको मौखिक कार्य ज्यादा देने चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो बाकी ऑप्शन है, तो उनका एनालाइज हम देखते हैं एक फायर ब्रिगेड की तरह, जो आपके ऑप्शन से वहां से सारे चीजें निकल आए। यानी याद रखिएगा कि हम जो है गागर को सागर में समेट रहे हैं। यहां पर
हमारा है पहला मानसिक विकार। इसके लिए क्या है, मानसिक विकार में बौद्धिक अक्षमता और न्यूरोलॉजिकल असंतुलन होता है, जिसमें डिसलेक्सिया पीड़ित बच्चों का आईक्यू स्तर सामान्य या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन मंदता नहीं हो सकती। वो दूसरा ऑप्शन था कि गणितीय विकार। गणितीय विकार में क्या होता है, गणित से संबंधित अक्षमता, जैसे अंकों को भूलना, जानना, गणना ना कर पाना। तो बाल मनोविज्ञान में इसको क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। जब बच्चा वो भूल जाता है, जोड़ घटा नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो व्यावहारिक विकार क्या होता है, इसके अंतर्गत आचरण समस्याएं या अति सक्रियता जैसी स्थिति आ जाती हैं, जो इस ऑप्शन को निर्धारित करती हैं। वहीं पर हम मोस्ट फैक्ट देखते हैं। डिसलेक्सिया शब्द की खोज सर्वप्रथम 1887 में जर्मन के नेत्र रोग विशेषज्ञ रोडोल्फ वर्लिन ने की थी। इसी तरह लिखने में संबंधित विकार को डिसग्राफिया कहते हैं और भाषा संप्रेषण से जुड़े विकार को अफेजिया कहते हैं। याद रखिएगा, बोलने में उसको अगर दिक्कत हो रही है तो अफेजिया कहेंगे, और वहीं पर जो है लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो डिसग्राफिया कहेंगे। और अगर डिसलेक्सिया किससे संबंध होती है, पढ़ने के विकार से हो जाती है। और यहां पर अगर मैथ में जोड़ना घटाना ये चीजें भूल रहे हैं, पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिसकैलकुलिया हो जाता है। आपने देखा एक शीट से ही हमने काफी चीजों को पहचान लिया है विद्वानों। ये हमारी सीडीपी, हमारी यूपी टेट जो आपका एग्जाम होने वाला है आपके 3, 4, 5 में, तो उसके लिए एक बेहतर रिवीजन और फायर ब्रिगेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा। हर एक क्वेश्चन में हम 20 क्वेश्चन को समेटेंगे और उसको समझाएंगे कि क्या क्या रिलेट हो सकते हैं। और आप चेक कर सकते हैं, ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम ने कई बार पूछे हुए हैं, यानी ये सभी क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। तो अगर कोई विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चा है तो उसकी शिक्षा का प्रबंधन कैसा होना चाहिए विद्वानों। तो यहां पर हम देखते हैं, तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में बच्चों के लिए विकसित विधियों के साथ, विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के साथ। तो यानी कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन होना चाहिए कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ उसकी शिक्षा का भी प्रबंधन होना चाहिए, यानी हमें कोई अलगाव नहीं रखना चाहिए। तो सीडीपी में एग्जामिनर ये आपसे पहचानना चाहता था। इसकी और बातें देखते हैं क्या है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने प्रबंधन करना चाहिए, ताकि आवश्यकताएं या उनकी पूर्ति के साथ सामान्य बच्चों की क्रियात्मक से भी प्रभावित हो, ताकि बच्चे भविष्य में वातावरण के साथ समायोजित हो सके, यानी उनके अंदर हीन भावना ना आए और वो अपने आप को किसी भी प्रकार से अलगाव ना समझे। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो मोस्ट फैक्ट क्या है, हमारे जो तीनों विकल्प है उनकी व्याख्या को हम देखते हैं, जो एग्जाम पूछेगा आपसे। विशेष विद्यालयों में विकसित विधियों द्वारा यह प्रक्रिया पृथकीकरण को बढ़ावा देती है। अगर याद रखिएगा, विशेष विद्यालय में विकसित विधियां को चुनते हैं तो ये पृथकीकरण को बढ़ावा देती है। इसमें बच्चे मुख्य धारा से दूर हो जाते हैं और हीन भावना आने का डर हो जाता है, यानी एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी विशेष विद्यालय में जो आपका सी ऑप्शन था, विशिष्ट या अलग स्कूलों की एक कृत्रिम दुनिया प्रदान करते हैं। इसके कारण वास्तविक समाज में उनका सामाजिक समायोजन बाधित हो जाता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था कि विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा, यानी हम स्पेशल बच्चों को स्पेशल वहां पर रख सकते हैं क्या, तो ये भी ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा, इसको देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विशेष शिक्षकों की मदद जरूरी होती है, परंतु आधुनिक नियम में इनके अनुसार सामान्य विद्यालयों के भीतर ही संसाधन शिक्षक के रूप में सहायता देनी चाहिए। स्पेशल फैक्ट देख लेते हैं। भारत में दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब आया था, 2016, और राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम एनईपी यानी नेशनल आपके जो है एजुकेशन प्रोग्राम पूरी तरह से समावेशी शिक्षा का अनिवार्य रूप से समर्थन करता है, जिसके तहत हर प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाने का अवसर होना चाहिए। तो यहां हमने काफी क्वेश्चनों को समेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। क्या वो पुराने अधिगम से अधिगम की विभेदित करता है, एक दशीय रूप में सोचने शिक्षण प्रस्तुत करता है, या नए सीखने में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो हम इन चीजों को देखते हैं कि क्या वो ऐसा कहां क्या करता है। यहां पर अगर अगली बात को देखते हैं तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन होगा डी। यानी क्या है कि अधिक्रम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी उसके अंदर जो है दिलचस्पी बच्चे के अंदर बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या को अगर हम देखते हैं
तो ये कहता है कि इसके लिए अभिप्रेरण का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति उत्सुकता बढ़ती, रुचि बढ़ेगा। अधिक्रम प्रक्रम में अभिप्रेरण का महत्व स्थान और अभिप्रेरण के माध्यम से सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है, जो अधिगम को और प्रभावी बनाएगा। ये अच्छे से बाकी ऑप्शनों का एनालाइज देखते हैं। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। दो दीपक या ज्ञान के बीच के अंतर करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, इसको ध्यान से देखते हैं। मानसिक योग्यता विभेदीकरण कहलाती है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। एक दिशीय रूप में सोचने सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। बाल विकास में एक दिशीय यानी लाइनर सोचने की संकुचन माना जाता है और अभिप्रेरण में सोचना और बहुआयामी सृजनात्मक को बनाती है। अंतिम ऑप्शन क्या कहता है, तो सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। तो स्मृति को तीव्र करने का संबंध मुख्य रूप से अभ्यास के नियम यानी लॉ ऑफ द एक्सरसाइज और पुनर्वृत्ति से होता है। ये एक मोस्ट फैक्ट याद रखिएगा कि स्मृति को तीव्र करने का मुख्य रूप से क्या साधन होता है, अभ्यास के नियम होते हैं। और अगली कंडीशन में बात करें तो पुनर्वृत्ति से होता है, ना कि सीधे अभिप्रेरण से होता है। वहीं पर मोस्ट अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग जो है मनोविज्ञान स्किनर ने कहा था। ये ऐसा याद रखिएगा, सिद्धांत ये किसका वचन है कि अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। और स्किनर को भूल मत जाइएगा, जिन्होंने जो है अपना सिद्धांत किस पर यानी किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। अभी ये मोस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं सब विद्वानों। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो सीडीपी का मोस्ट रिलेटिव हो सकता है। और चारों क्वेश्चनों को देखिएगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या हम इनमें से क्या करेंगे, निम्न स्तर के कार्यों के लिए माफ करना उचित करेंगे। उसके दैनिक कार्यों में माता पिता मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव और सीडी का प्रयोग करना चाहिए और कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले यानी जिसको देखना कम हो रहा है, उसको बेचारे को दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे ध्यान से रखिएगा। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करेंगे जिससे कि उसको डिमोटिवेट ना हो यानी किसी तरह की हीन भावना पैदा ना हो। और हम कोशिश करेंगे ज्यादा के ऑडियो सीडी का प्रयोग करेंगे जिसको उससे सुनाई बनाई देता रहे। उसी के साथ हम देखते हैं कि कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना और चाहिए। उनके अधिगम को बढ़ावे के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता अभाव उनके अधिगम का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वहीं पर तीनों फायर ब्रिगेड देख लेते हैं तीनों ऑप्शनों का। तो पहला ऑप्शन था हमारा कि उसके दैनिक कार्यों में माता पितरों को सहायता करनी चाहिए। अत्यधिक निर्भरता बच्चे के स्वाभाविक और स्वतंत्र गामक विकास को बाधित करती है यानी उसको इतना निर्भर नहीं करना चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। सहानुभूति विशेष बर्ताव करने से बच्चा स्वयं को अलग थलग महसूस करने लगता है यानी हम जैसे उसको सहानुभूति देने लगे या कुछ स्पेशल कमजोर समझने लगे तो वो फिर अपने आप को अलग समझेगा कि शायद मुझको पता नहीं क्या है। तो ज्यादा सहानुभूति भी सही नहीं है और ज्यादा उसको कठोरता भी सही। निम्न स्तर के कार्य माफ करना उचित होगा। ऐसा करने से बच्चों में हीन भावना आ सकती है और उसके अधिगम क्षमता स्थायी रूप से कमजोर हो सकती है। सही बात है, ऐसा करने से बच्चे हीन भावना को महसूस करने लगते हैं। तो यहां पर हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्याम पट को शिक्षण सामग्री के लिए किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है यानी श्याम पट जो हमारा होता है हम बचपन से पढ़ने वाले हैं और यहां पर वो किसके श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है या दृश्य श्रव्य साधन है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए श्यामपट कैसा साधन है, क्या उससे हमें सुनाई आता है, नहीं, हमें सिर्फ क्या करता है, दिखाई देता है श्यामपट। तो ये कैसा साधन है विद्वानों, दृश्य साधन है यानी ऑप्शन होगा बी। वहीं पर देखें वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञान इंद्रियां आंख प्रेरित होती हैं वे दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। जैसे श्यामपट, मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल, ये सब दृश्य हैं विद्वानों। इसके बाद हम देखते हैं श्रव्य साधन क्या हो। इनके अंतर्गत वे उपकरण आते हैं जिन्हें सुना जा सकता है जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, लिमोफोन। श्यामपट में ध्वनि तत्व नहीं होते। दृश्य और श्रव्य कौन से होते हैं, जिनसे हम देख भी सकते हैं और जिनमें से आवाज भी आती है जैसे कि टेलीविजन हो गए, मोबाइल हो गए, फिल्म प्रोजेक्टर या कंप्यूटर एटीसी। और इनमें से कौन ही यह उपयुक्त ऑप्शन है क्योंकि श्यामपट स्पष्ट रूप से एक दृश्य है। ऐसा नहीं कि इसको चौथे ऑप्शन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों, जो हमारा मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा प्रश्नों को हल करना, जो शिक्षण कुशल से संबंधित है। प्रश्न हल करेगा तो उसके अंदर उत्सुकता, जागरूकता या क्वेश्चन बढ़ेंगे जो हमारा बच्चा आपसे पूछेगा और आपके जो है उसका अधिगम का विकास होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षण कौशल में कुशल और शिक्षण कौशल निम्न है जैसे कि श्यामपट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल और प्रतिस्पष्टि कौशल, एटीसी
से ये सारे उसके कौशल को बढ़ाते हैं। वहीं पर देखते हैं तो श्याम पट्ट को लिखना क्या कहलाता है, यह ब्लैक बोर्ड कौशल का हिस्सा है जिससे शिक्षण व्यवस्था और सुपाठ्य बनता है। सेम कंडीशन, प्रश्नों को हल करना यह विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण और समस्या निवारण कौशल के अंतर्गत आदि है। विद्वानों याद रखना फैक्ट, प्रश्न पूछना यह कक्षा में अंतःक्रिया और शिक्षार्थियों को सहभागिता बढ़ाने का मुख्य कौशल है। वहीं पर अपने मोस्ट फैक्ट देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत इन सभी कौशलों को का विकास 36 मिनट के एक चक्र में किया जाता है। अच्छे से याद रखिए मोस्ट फैक्ट, जिसके प्रेरणकर्ता डवाइट एलन थे। याद रखिएगा जिसके प्रेरणकर्ता कौन थे, डवाइट एलन थे, और उनका कितना मिनट रखा गया, 36 मिनट शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण को यानी माइक्रो एजुकेशन को। तो ये स्पेशल फैक्ट भी मैंने आपके लिए जोड़े हैं। क्वेश्चन के साथ उनका एनालाइज तो है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ हमारे पास एक स्पेशल फैक्ट होगा जो हमें सीडीपी में हेल्प करेगा। यकीन मानिएगा अगर आप ये हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं और 2-4 हमारी ये वीडियो देखते हैं तो सीडीपी आपको ऐसा हलवा लगेगा पेपर कि हाँ सब हमारे जान हुआ था। यहां पर देखते हैं कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, यानी हमें क्या करना चाहिए अगर कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछे। ये सारे ही एग्जाम वाले क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं हम। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि उसकी जिज्ञासा शांत ना हो और क्रिएटिविटी बढ़ती रहे। हम बच्चे से कहते रहेंगे आप प्रश्न पूछते रहिएगा, प्रश्न पूछते रहिएगा। वहीं पर देखें तो ऑप्शन होगा हमारा सी, कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी को प्रश्न पूछने, उनको शांत करने और शिक्षक की समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि उसके विषय में संबंधित शिक्षण में रुचि बनी रहे और अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से विकास बढ़ता रहे। हमें सिर्फ यही बढ़ाना है, अपना यूपी टेट क्लियर करना है, फिर सुपर टेट की तरफ जाना है, तो इसलिए समझ कर चलिएगा। वहीं पर अगर हम इसके ऑप्शनों को देखते हैं, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, इससे छात्र की तत्काल जिज्ञासा दब जाएगी अगर आपने ऐसा किया। देखिए मैंने सभी को इसलिए समझाया कि आपको सीडीपी के एक बहुत मोरल तक, यानी आप उस आउट ऑफ तक पहुंच जाए जहां तक एक एग्जामिनर सोचता है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चर्चा अच्छी है लेकिन यह छात्रों के लिए विशिष्ट प्रश्न की उपेक्षा कर सकती है। स्वतंत्रता रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिना प्राथमिक मार्गदर्शन के अकेले उत्तर खोजना प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निराशाजनक हो सकता है। आज का हम इस सीट का हम मोस्ट फैक्ट देखते हैं। प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास के उद्दीपन चरण को दर्शाता है। यह प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य पहचान है विद्वानों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। हम सब जानते हैं सीडीपी अगर हम पढ़ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं तो आपने देखा होगा ये मशहूर है, किंडरगार्टन के लिए हो गया पॉगलोग, ये थॉर्नडाइक, सब मशहूर लोग हैं, तो ये इनको एग्जाम बहुत पसंद करता है। तो ऑप्शन आता है टीपी नन ने, स्पेंसर ने, मोंटेसरी ने और किसने करा था, फ्रोबेल ने। तो हम सभी को पता है कि इसके जो है फ्रोबेल हैं, इन्होंने बच्चों की एक छोटा सा बगीचा वगैरह बनाया था, इसी को इसने क्या कह दिया था, किंडरगार्टन कह दिया था। मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने 1840 में जर्मन में पहला किंडरगार्टन खोला तथा किंडरगार्टन प्रतिपादन भी किया। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बाग, याद रखिएगा ये इसका अर्थ है बच्चों का बाग होता है। अर्थात फ्रोबेल ने क्या करा, बच्चों के उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। उसने कहा कि जैसे हम प्लांट्स की नर्सरी लगाते हैं, छोटे बच्चे भी उसी की तरह होते हैं विद्वानों। तो उन्होंने कहा कि नर्सरी की तरह उसी तरह बच्चों की देखरेख, उनके मानसिक शारीरिक विकास और स्वास्थ्य की देखरेख करनी चाहिए, जैसे हम छोटे पौधे की बड़ी केयर करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो इतनी केयर की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह उसने उनको क्या कहा, किंडरगार्टन ने कहा था। किसने करा है, फ्रोबेल ने करा था, याद रखिएगा। और जर्मन में पहला इन्होंने किंडरगार्टन खोला था 1840 में। अगली टीपी ननन जी ने क्या किया था, इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने शिक्षा के प्राकृतिक और व्यक्तिवादिक सिद्धांतों को समर्थन किया, ना कि किंडरगार्टन को। खैर हमें किंडरगार्टन नहीं, यहां तक मोस्ट हमें समझना चाहिए कि टीपी ननन ने क्या किया था, इन्होंने शिक्षा प्राकृतिक और व्यक्तिवादी के सिद्धांतों का समर्थन किया था। स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने ज्ञान और तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए शिक्षण सूत्र जैसे सरल को कठिन की ओर विकास किया था। याद रखिएगा सरल से कठिन की ओर विकास जी की बात करी थी, स्पेंसर जी ने करी थी। वही बात करते हैं मोंटेसरी। डॉक्टर मरिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी विधि दी जो विशेष रूप से 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित है। तो मोंटेसरी के बारे में याद रखिएगा। तो ये स्पेशल फैक्ट है
और आज का हम अतिरिक्त यानी स्पेशल मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं। फ्रोवेल की किंडरगार्टन पद्धति में उपहारों और गीतों के माध्यम से बच्चों को बिना किसी मानसिक दबाव के उनके जो है ज्ञान को बढ़ाया जाता था। तो ये बहुत अच्छे से फैक्ट है। साफ कहा कि इनसे बच्चों के मानसिक दबाव के सिखाया जाता है, यानी कोई बिना मानसिक दबाव है। भाई आप कहानी सुना रहे हो, गाने के माध्यम से सुना रहे हो, आप ये काम कर रहे हो, सारे उपहार दे रहे हो, उनको गिफ्ट दे रहे हो, तो उनके अंदर खुशी बढ़ रही है ना कि दबाव बढ़ रहे हैं। तो ऐसा किसने किया था? फ्रोबेल जी ने किया था। चलिए अगले बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और इसी तरह से सारे चर्चा करेंगे। आगे को आप देखेंगे कितना बेहतरीन होने वाला है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? अगर किसी का गार्जियन आपसे मिलने नहीं आता तो बच्चे की उपेक्षा करेंगे, यानी मजाक बनवाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो हमारा एक कर्तव्य यह है कि हम क्या करें कि उसके माँ बाप से स्वयं मिलने जाएंगे। हो सकता है क्या परेशानी हो, वो क्यों नहीं आना चाह रहे, उनको बुलाना उचित नहीं है, यानी हम बच्चे को मजाक नहीं बनाएंगे, उसको पत्र वगैरह नहीं लिखेंगे और बच्चे को इसलिए तो दंड तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारण बस शिक्षक से मिलने नहीं आता तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने उसके घर जाए, छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप भी करें। ऐसा नहीं कि आप स्कूल टाइम में चले जाओगे, छुट्टी के बाद जाइएगा, उनसे मिलकर आइएगा और उनकी समस्याओं को देख कर आइएगा। ठीक, बाकी तरीके देखते हैं। बच्चों की उपेक्षा करेंगे, यह शिक्षक का व्यावसायिक नैतिकता के विरुद्ध है, इससे बच्चे की शैक्षिक हास होता है। अभिभावक को पत्र लिखेंगे, केवल पत्र व्यवहार से समस्या का पता नहीं चलता, जबकि हम मौखिक रूप से उसके पास ना जाएं। बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे तो यह आरटी 2009 धारा 17 के तहत किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक दंडनीय अपराध है, याद रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि बच्चों को आप किसी तरह से प्रतिपालित करते हैं शारीरिक या मानसिक, तो वह आरटी 2009 धारा 17 के साथ क्या है, वह दंडनीय अपराध है। मोस्ट फैक्ट देखिएगा आज का, आधुनिक बाल विकास में अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए को स्कूल प्रबंधन समिति का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। याद रखिएगा कि आपकी जो स्कूल समिति का अनिवार्य अंग किसको माना जाता है? अभिभावक को ही माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों। तो हमारा 12वां क्वेश्चन मोस्ट है, बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्रति वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्रति वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि की परिवर्तन की, हम बचपन अवधि की परिवर्तन की अगर हम देखते हैं तो एक अनूठी अवधि है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, यानी क्या है कि बचपन वृद्धि की परिवर्तन की एक अनूठी विशेषता होती है। तो इसके बारे में जानते हैं कि बचपन की सांप्रदायिक दृष्टिकोण मान्यता है कि बचपन की वृद्धि परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। वहीं अगले को प्रश्न ऑप्शनों को समझते हैं। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चों की आवश्यकताएं गुणात्मक रूप से बड़ों से भिन्न होती हैं, याद रखिएगा। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बच्चों को छोटा वयस्क मानना पुरानी सोच थी, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान ने खारिज कर दिया है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन केवल वयस्क होने का इंतजार नहीं है, यह अपने आप में जीवन की एक स्वतंत्र और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आज का स्पेशल फैक्ट देखते हैं इस वाले में। सांप्रदायिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने वाला ही एक सक्रिय अन्वेषक है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा मेरे विद्वानों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि वो क्या करे। तो इनमें से ऑप्शन क्या करेगा? बच्चों को बोलने का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह अच्छे प्रदर्शन करेगा, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्ह करेगा एवं उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति करेगा, निम्न कोटि के पाठकों की प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। इसके बारे में देखते हैं बाकी जो ऑप्शन है। बच्चों को बोलना परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बार बार कहने से बच्चों में परीक्षा का अनावश्यक तनाव बढ़ जाता है कि एग्जाम आ गए, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो आपने देखा बच्चों को डिमोटिव हो जाते हैं और उन्हें प्रेशर बनने लगता है कि पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये अनावश्यक हो जाता है। निम्न कोटि पाठकों को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि कक्षा के शेष बच्चे, यह कक्षा में भेदभाव को जन्म देता है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को पूर्ण विपरीत है। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि बच्चा थोड़ा कमजोर है या बड़ा हो, लेकिन सबके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी अलगाव व्यवहार ना करे। तो ये एक हमारे लिए पॉइंट हो जाए। आज का मोस्ट फैक्ट देखते हैं हमारे पास कि मोस्ट फैक्ट क्या है।
महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रमाणीकृत परीक्षण अत्यधिक विश्वसनीय वैध होते हैं, लेकिन बालकों के वास्तविक मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ये सारे क्वेश्चन सोचिएगा एग्जाम ने पूछे हैं, तो कुछ तो अच्छे तर्क होंगे जिनसे हम जो है मुंह नहीं मोड़ सकते या भेदभाव नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाले बच्चों में अनुशासन, उचित मार्गदर्शन का अभाव होगा। असंगठित मतलब जहां पर थोड़ी सी व्यवस्था थोड़ी सी कम है, आप समझ गए। और वह स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। उसको थोड़ा फील होगा यार कैसे मैं पढ़ाई करूं या वगैरह वगैरह। तो ऐसा क्या है, तो सुनिर्मित पाठों से, सुनिर्मित पाठ शिक्षक की देखरेख में चलते हैं, इसलिए ढांचा सहायकता मिल सकती है। नियोजित निर्देशन में इसमें कंप्यूटर या प्रोग्राम्ड सामग्री छोटे छोटे चरणों में निर्देश मिलता है जो स्वयं को मार्गदर्शन करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और अभ्यास पुस्तिकाओं में वर्कबुक हल करना एक निश्चित कार्य होता है जिसे कक्षा में पूरा कराया जा सकता है। आज का स्पेशल फैक्ट देखते हैं, असंगठित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए स्कूल में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ। एक एग्जाम ने पूछा क्वेश्चन और रिपीटेड है, हम देखेंगे उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन होगा सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी जैसे भी उसको लगता है कि आप ऐसे बेस्ट कर सकते हैं तो उसी के लिए उसको हम प्रोत्साहन करेंगे। उसके बाद देखते हैं, बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम की सही दिशा लेने के लिए शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर निर्देशन देना चाहिए, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों का शिक्षा का करना उचित नहीं माना जाता। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, यह शिक्षण संतुष्ट होकर बैठ जाएगा तो बच्चा सीखेगा क्या, तो ये तो नहीं हो सकता। वहीं पर उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, ऐसा भी नहीं। प्रतिभाशाली बच्चों को सामान्य गृह सरल लगता है जिससे वे कक्षा में उदासीन या बोर हो सकते हैं। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। केवल सूचना देना शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होता, उसको मार्गदर्शन और उसे बढ़ावा भी देना है। आज का स्पेशल फैक्ट देखते हैं, बुद्धिमान या प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कूल में संवर्धन कार्यक्रम को संवेगात्मक उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट दिए जाने चाहिए। चलिए आज का हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं विद्वानों। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं होते तो आप क्या करेंगे, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषयों के अनुसार रुचिपूर्ण बताएंगे कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। वहीं पर देखें तो अध्ययन चित्तवृत्ति में तात्पर्य अध्ययन की रुचि ना लेना। अगर बच्चा छात्र द्वारा प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षण को विषय में संबंधित रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए, और मनोरंजक एवं रुचिकार बनाने के लिए शिक्षण की सहायता सामग्री भी मिलेंगे। वहीं पर ऑप्शन ए देखते हैं, उन्होंने अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ऐसा थोपा जाता है, इसको तो करना ही नहीं है। और उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लेंगे, ये भी एक थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है। उन्हें चेतावनी या शिकायत करेंगे तो वो भय और धमकी भी नहीं करनी है। आज के स्पेशल फैक्ट देखते हैं, ध्यान आकर्षण करने के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल शारीरिक हाव भाव का प्रयोग करना चाहिए, इससे हमारे बच्चों को थोड़ी सी फायदा मिलता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुद्ध करना कहा जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास मूर्त क्रिया अभिस्था हो जाएगी। याद रखिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार तीसरे चरण में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बालकों को किसी वस्तु घटना के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, और इस अवस्था में बालकों को चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्र गुणों का विकसित करना होता है आदि। संवेदना प्रवण अवस्था 0 से 2 साल की होती है, इसमें चिंतन पूरी तरह अनुपस्थित होता है। बच्चा ऐसा कैसा चिंतन कर लेगा, और स्कीमा संवेदना इंद्र के माध्यम से दुनिया को समझता है। औपचारिक अवस्था याद रखिएगा, औपचारिक अवस्था 11 से 15 साल की होती है, इसे मूर्त चिंतन भी कह सकते हैं। पूर्व क्रियात्मक अवस्था ये 2 से आपके कितने साल की होती है, 7 वर्ष की। तो याद रखिएगा, सबसे पहली कौन सी होती है, संवेदात्मक होती है। दूसरी कौन सी होती है, आपके जो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था हो जाती है। और तीसरी कौन सी होती है, मूर्त वाली होती है। और चौथी कौन सी हो जाती है, याद रखिएगा, अमूर्त वाली हो जाती है। स्पेशल फैक्ट, मूर्त अवस्था में बच्चों को पलटावी गुण भी कहते हैं, यानी वो आपसे क्वेश्चन तर्क वितर्क कर लेगा और संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है, यानी उसके अंदर अपने आप को संरक्षण करने का सक्षम विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम अगले की बात करते हैं,
तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना। किसने पहचाना था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मोस्ट है ये, तो जीन पियाजे ने पहचाना था। जीन पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाए। ये जीन पियाजे के चारों याद रखिएगा, मैंने मोस्ट फैक्ट जोड़ दिए हैं यहां पर। संवेदी होता है 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 और मूर्त संक्रियात्मक 2 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त होता है 11 से 15। वहीं पर बात करते हैं कोहल वर्ग द्वारा, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3 स्तर बताए, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक और आपका पारंपरिक, और 6 अवस्थाएं बताई। एरिक्सन द्वारा इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने पहचान के संकट सहित पूरे जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा था विद्वानों। स्किनर ने क्या करा था? इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का मानना था कि भाषा और व्यवहार और शुद्धिकरण को सीख सकते हैं। आपको सभी को याद होगा इन्होंने किस पर बताया था? एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करा था। आज का स्पेशल फैक्ट देखिए, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। याद रखिएगा, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था? तो हम कह सकते हैं किसने कहा था विद्वानों? जीन पियाजे ने कहा था। वहीं पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन किसका सिद्धांत किसका है? तो हम जानते हैं ये एक सबसे वाला स्पेशल, हमारी सबसे ज्यादा कह सकते हैं मोस्ट फैक्ट होने वाला है। ये जो चारों हैं ये आपको बहुत ही ज्यादा मोस्टली होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम इनको बहुत पूछता है भाई। तो याद रखिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन होगा इवान पावलोव ने, और सभी को याद है कि कुत्ते पर करा था शास्त्रीय अनुबंधन, यानी सुनने के साथ साथ। वहीं पर बात करें शास्त्रीय सिद्धांत, रूसी आपके इवान पावलोव ने वर्ष 1904 में किया था। इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था और क्रिया और अनुबंधन को परिभाषित किया था। और इनके बारे में देखते हैं, इवान पावलोव मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वे एक शारीरिक शास्त्री थे। पाचन क्रिया पर उनके शोध लिए गए। 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अनुबंधन का जनक कहा गया। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1901 में मिला था। वही बात स्किनर की करते हैं, तो स्किनर ने क्या करा था? क्रिया प्रसूत पर दिया था, यानी आपके क्रिया प्रसूत पर कबूतर पर दिया था, याद रखिएगा, और चूहे पर दिया था। स्किनर ने 2 चीजों को करा, चूहे पर करा था और कबूतर पर करा था विद्वानों यहां पर। और किस पर दिया था? पुनर्वलन पर आधारित दिया था, जिसे आर टाइप अनुबंधन यानी प्रयोग चूहे और कबूतर पर। थॉर्नडाइक के बारे में तो हम सब जानते हैं, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर दिया था। तो आपको कहें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयास त्रुटि एवं जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इनकी थ्योरी क्या कहलाती है? एसआर थ्योरी कहलाती है। मुख्य नियम क्या है? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। याद रखिएगा, इनके 3 चीजें हैं, तत्परता, अभ्यास और याद रखिएगा प्रभाव। और इन्होंने किस पर किया था? तो बिल्ली पर किया था, याद रखिएगा, प्रयोग किया था। दूसरा, कोहलर गैस्टलवादी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने एक चिंपैंजी लिया था जिसका नाम सुल्तान, कई बार एग्जाम ने पूछा है। ये भाई साहब रहे सुल्तान, और सुल्तान यहां पर क्या खा रहे हैं? केला, याद रखिएगा। और सुल्तान केला खा रहे हैं, यहीं पर अकेला रह रहे हैं। चिंपैंजी पर प्रयोग किया, पूर्ण रूप से समझाकर अचानक सूझ से सिखाना, याद किए, सूझबूझ का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए मोस्ट फैक्ट हो सकते थे, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आप सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो खेल के मैदान में, विद्यालय में, ऑडिटोरियम में या गृह में? तो सबसे ऑप्शन बढ़िया होगा विद्यालय एवं कक्षा में। तो याद रखिएगा, ये विद्यालय एवं कक्षा में इसकी बात है। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। खेल के मैदान मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऑडिटोरियम में क्या होता है? बड़े संस्कृति एक सामूहिक कार्यक्रम होते हैं और जहां सतत संज्ञानात्मक मूल्यांकन संभव नहीं है। गृह में बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण और अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है। याद रखिएगा, बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण और अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है, परंतु वहां व्यवस्थित रूप से संज्ञानात्मक को नहीं मापा जाता। आज का मोस्ट फैक्ट देखते हैं। संज्ञान सीधा संबंध मानसिक प्रक्रियाओं से है, जैसे सोचना, याद रखना, निर्णय लेना या समस्याओं का समाधान करना यहां पर है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है, डैश डैश को अनुप्रेरित करता है, शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचन किया जा सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अनुप्रेरित किए एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमने इसको डिस्क्राइब किया है। वहीं पर देखते हैं, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, भारी उपस्थिति केवल प्रशासनिक नियमों या प्रशासनिक दबाव के कारण हो सकती है, लेकिन यह आंतरिक रुचि की गारंटी नहीं देता।
शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य केवल कमियों को दूर करने के लिए, शिक्षक को प्रयास स्वयं अनुप्रेरित करने के लिए। कक्षा में पूर्ण निरस्ता, यह पूरी तरीके से नकारात्मक वातावरण है जो भय या अरुचि को दर्शाता है। स्पेशल फैक्ट, एक अनुप्रेरित कक्षा हमेशा बाल केंद्रित होती है जहां संवाद द्विआयामी होता है। यह बात अच्छे से हम समझते हैं, जहां पर संवाद कैसा होगा, द्विआयामी। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो हमें उनसे क्या करने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। कहानी कहना नहीं, चर्चा करना नहीं, हमें प्रश्न पूछने चाहिए, तो उसकी रुचि बनेगी, उत्सुकता बढ़ेगी और इन चीजों को वो पूछेगा। तो ये इसके फैक्ट हैं। अगर देखते हैं, श्याम पट्ट का प्रयोग आवश्यक दृश्य साधन है पर केवल लिखने से छात्र ऊब हो जाते हैं। चर्चा उच्च कक्षाओं के लिए ठीक है, प्राथमिक स्तर पर प्रश्नों के अनुशासन बिगड़ सकते हैं। कहानी ध्यान आकर्षित करता है पर बच्चे निष्क्रिय श्रोता बन सकते हैं, सक्रिय अधिगम नहीं। सुन सकते हैं तो निष्क्रिय हो गए, यानी उसमें अधिक, लेकिन प्रश्न जब वो पूछेंगे तो उनका ज्ञान और पूरे दिमाग काम करते हैं। स्पेशल फैक्ट देते हैं, शिक्षण में प्रश्न कौशल सबसे प्रभावी है, बच्चे मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं। और सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया था। ये रहे हमारे भाई साहब सुकरात, तो याद रखिएगा, इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया था। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। शिक्षक को तुरंत समझ पता चल जाती है इस तरह के कार्यों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्वानों, हमारा विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल खेलना क्यों उचित है। तो याद रखिएगा, यह एक सहयोग और संतुलन का विकास होता है, विद्यार्थियों को इसलिए खेलना चाहिए। यानी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा कि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। स्पेशल फैक्ट में देखिएगा, खेल के माध्यम से बालक में दल भावना और संवेगात्मक स्थिरता का विकास, सबसे तीव्र विकास होता है। दल तो बनाएंगे, गुट बनाएगा, खेलेगा तो। वहीं पर देखें तो उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाया गया। और शिक्षकों के लिए क्या है कि लेकिन खेल की केवल एक संकुचित पहलू है, जो छूता शिक्षा में समग्र विकास देखा जा सकता है। यह पूरी तरह से अमान्य शिक्षक केंद्रित है विचार है। खेल का उद्देश्य शिक्षकों को आराम नहीं देता, तो यह तो ऐसा है नहीं। यह समय बिताने के लिए होता है। विद्यालय समय काटने की जगह नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण अधिगम है। वहां तो हमें अधिगम ही अधिगम करना है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। परिवार एक साधन है, तो याद रखिएगा, वह साधन जो हमारे पर्सनली है, तो वो हमारे साधन क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के साधन कहलाते हैं। और बाकी तो हमारा जो परिवार है वो अनौपचारिक साधन होता है, माता पिता वगैरह। औपचारिक साधन कहाँ से होते हैं, जहां से रूल्स वगैरह सही से होते हैं, जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, औपचारिक शिक्षा कहलाती हैं। अच्छे, गैर औपचारिक क्या कहलाते हैं, जहां पर थोड़ा सा लचीलापन होता है। एक व्यक्ति साक्षरता कार्यक्रम या विशेष कौशल को सिखाने का कोर्स हो सकता है। दूरस्थ शिक्षा यानी गैर औपचारिक का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें दूर से शिक्षा को आयाम वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि इग्नू वगैरह हो सकता है, पत्र पढ़ना। स्पेशल फैक्ट देखते हैं, प्रसिद्ध शिक्षात्री पेस्टलोजी ने कहा था, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम विद्यालय है। किसने कहा था, पेस्टलोजी ने कहा था। मेरे विद्वानों, अच्छे से समझकर चल लीजिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य का विकास कर सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आदर्श रूप से बर्ताव करके। महान व्यक्ति के बारे में बोलकर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको, बालक को वहां पर प्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई चाहिए होता है। अनुशासन की अनुभूति विकसित कराकर, कठोर अनुशासन से नहीं हो सकता। उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, तो इससे कुछ देर के लिए सीख सकता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, आदर्श के रूप में बर्ताव करना चाहिए सेल्फ, खुद एक टीचर को। स्पेशल फैक्ट देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बताता है कि बच्चे सबसे ज्यादा अवलोकन और नकल करके सीखते हैं, इसलिए शिक्षक का आचरण उनका सबसे बड़ा मॉडल होता है। यानी एक टीचर ही